चलिए जरा 19वीं सदी के भारत में चलते हैं। सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो एक तरफ तो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एक नई औपनिवेशिक शक्ति का दबाव झेल रहा था। ये वो दौर था जब ठहराव और बदलाव की ताकतें आपस में टकरा रही थी। ये कहानी है उस जागरण की जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए 19वीं सदी के भारत की, एक ऐसा समाज जो दो राहे पर था। एक तरफ थी वो परंपराएं जो सदियों से चली आ रही थीं, बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थीं, जैसे जाति व्यवस्था, बेमतलब के रीति रिवाज, महिलाओं का दमन। और दूसरी तरफ थी बदलाव की एक जोरदार पुकार। और इसी माहौल के बीच से बदलाव की एक बहुत पावरफुल लहर उठी। तो सवाल यह है, इतने गहरे संकट के दौर में आखिर एक राष्ट्र ने अपनी आवाज को दोबारा खोजना शुरू कैसे किया? देखिए, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है। जवाब छिपा है उन हिम्मत वाले सुधारकों के विचारों और उनके काम में जिन्होंने एक नई सुबह की नींव रखी। तो आइए उन्हीं आवाजों को सुनते हैं जिन्होंने भारत के भविष्य की कहानी लिखी। शुरुआत करते हैं हिंदू समाज के अंदर से उठी सुधार की लहरों से। इन आंदोलनों का फोकस सिर्फ पूजा पाठ या अध्यात्म पर नहीं था, बल्कि तर्क और बुद्धि के आधार पर समाज को बदलने पर भी था। एक ऐसा कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व, एक ऐसे आध्यात्मिक योद्धा जिन्होंने भारत के प्राचीन दर्शन को मॉडर्न सोशल एक्शन के साथ मिलाकर एक नई ही दिशा दे दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। और इस लहर के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, यह अपने आप में क्रांति थी। एक ऐसा आइडिया जिसने आध्यात्म को समाज सेवा की जमीन पर उतार दिया। विवेकानंद का पूरा फलसफा आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में सिमट जाता है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मतलब सीधा सा है कि इंसानों की सेवा करना ही असल में भगवान की सेवा करना है। ये कोई महज नारा नहीं था, बल्कि व्यवहारिक वेदांत का मूल मंत्र था। इसने अध्यात्म को गुफाओं और मंदिरों की शांति से निकालकर भूखे, बीमार और जरूरतमंद लोगों की सेवा में जिंदा कर दिया। तो ये व्यवहारिक वेदांत है क्या चीज? ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो कहती है कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो हर इंसान में मौजूद है, खास तौर पर उन लोगों में जो गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस एक सोच ने, अब देखिए, हजारों साल पुराने दर्शन और उस जमाने की सामाजिक समस्याओं के बीच एक पुल बना दिया। और ये सिर्फ एक सोच बनके नहीं रह गया, ये जमीन पर उतरा। रामकृष्ण मिशन ने ऐसे स्कूल और कॉलेज खोले जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, चरित्र निर्माण पर जोर था। गरीबों और पिछड़ों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, बाढ़ या अकाल जैसी आपदाओं में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत सच में भारत की तस्वीर बदल रहा था। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ विवेकानंद की नहीं है। वो अकेले नहीं थे। उसी दौर में भारत के अलग अलग कोनों से सुधार की कई और दमदार आवाजें भी उठ रही थी, जैसे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंटेलेक्चुअल फायर ब्रांड थे जिनकी सोच में ना यूरोप के एनलाइटनमेंट की आग जल रही थी। सिर्फ 22 साल, सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र, बस इतनी ही उम्र थी डेरोजियो की जब हैजे ने उनकी जान ले ली। लेकिन इतने छोटे से जीवन में वो एक ऐसा काम कर गए। उन्होंने बंगाल में एक ऐसी बौद्धिक क्रांति की नींव डाल दी थी जिसे आज तक याद किया जाता है। उनका मूल मंत्र, उनकी कोर फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, हर अथॉरिटी पर सवाल उठाओ। हिंदू कॉलेज में वो अपने स्टूडेंट्स को, जिन्हें डेरोजियन के नाम से जाना जाने लगा, बस यही एक बात सिखाते थे कि भाई आंख बंद करके कुछ भी मत मानो, तर्क का इस्तेमाल करो, रीजन का इस्तेमाल करो। और इसी सोच का नतीजा था यंग बंगाल मूवमेंट। और इसके जो लक्ष्य थे ना, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी थे। सोचिए, वो लोग जाति व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे, महिला शिक्षा की बात कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहे थे, बाल विवाह का विरोध और तो और प्रेस की आजादी जैसी मांगों को भी उठा रहे थे। तो एक तरफ थे डेरोजियो और उनका क्रांतिकारी जोश। अब चलिए मिलते हैं एक दूसरे सुधारक से जिनका तरीका थोड़ा अलग था, ज्यादा मेथोडिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग की। पेशे से वो एक जाने माने डॉक्टर थे। उन्होंने 1867 में बनाया प्रार्थना समाज। अब देखिए, इसका मकसद सिर्फ पूजा पाठ में सुधार लाना नहीं था। असली मकसद था समाज के अंदर से धीरे धीरे एक स्थायी बदलाव लाना। और इसकी नींव थी तर्क,
मतलब रीजन और समानता पर। उनका अप्रोच कह सकते हैं टू प्रॉन्ग्ड था। एक तरफ तो वो धार्मिक सुधारों की बात कर रहे थे, मतलब अंधविश्वास और फालतू के रीति रिवाजों को छोड़कर एक ईश्वर की उपासना करो, और दूसरी तरफ जो ज्यादा जरूरी था वो थे ठोस सामाजिक सुधार, जैसे जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम करना, महिलाओं को एम्पावर करना। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से स्पिरिचुअल प्योरिटी को प्रैक्टिकल सोशल एक्शन से जोड़ दिया। तो ये थे वो तीन अलग अलग व्यक्तित्व, एक रेडिकल टीचर, एक रैशनल डॉक्टर और एक स्पिरिचुअल वॉरियर। तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों की मिलीजुली विरासत, इनकी कलेक्टिव लेगेसी क्या है? ये टेबल उनके तरीकों को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, डेरोजियो का रास्ता था रेडिकल रैशनलिज्म का, मतलब हर चीज पर सवाल उठाओ। पांडुरंग का रास्ता था मेथोडिकल रिफॉर्म का, एक ईश्वर एक मानवता। और विवेकानंद ने कहा प्रैक्टिकल वेदांता, यानी सेवा ही पूजा है। रास्ते बिल्कुल अलग अलग है ना, लेकिन मंजिल एक ही थी। और सिर्फ रास्ते ही नहीं, उनकी इंस्पिरेशन भी अलग अलग जगहों से आ रही थी। एक तरफ डेरोजियो थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, रीजन से इंस्पायर्ड थे, मतलब एक तरह से पश्चिमी सोच। और दूसरी तरफ थे विवेकानंद, जिनकी पूरी प्रेरणा भारत के प्राचीन वेदांत दर्शन से आ रही थी। तो एक ने बाहर से रोशनी ली और दूसरे ने अंदर के दिए को ही फिर से जलाया। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी टेकअवे है कि उनके रास्ते, उनके तरीके, उनकी प्रेरणा, सब कुछ कितना अलग था, लेकिन इन सब के बावजूद उनका लक्ष्य वो एक ही था, एक ऐसे मॉडर्न इंडिया का निर्माण करना जिसकी नींव तर्क, समानता और सेवा पर टिकी हो। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। किसी भी समाज को सच में बदलने के लिए क्या चाहिए? एक रेडिकल आइडिया जो सब कुछ हिलाकर रख दे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोची समझी योजना, या फिर एक गहरी आध्यात्मिक जागृति? या शायद असली जवाब इन तीनों के संगम में ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है ना? चलिए अब जरा पारसी और सिख समुदायों के अंदर चल रहे सुधार आंदोलनों पर नजर डालते हैं। इन दोनों ही समुदायों ने अपनी पहचान को मजबूत करने और नए जमाने के साथ चलने की जबरदस्त कोशिशें की। पारसी समुदाय में 1851 में रहमुनाई मजदयास्नान सभा बनी। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, लेकिन थोड़ा अलग। एक तरफ तो ये अपने धर्म को उसकी असली शुरुआती शुद्धता में वापस लाना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ये मॉडर्न सोच और शिक्षा को पूरी तरह से गले लगाना चाहते थे, यानी परंपरा और प्रगति के बीच एक संतुलन बनाना चाहते थे। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नाम। उन्होंने रास्त गोफ्तार यानी सच बोलने वाला नाम का एक अखबार भी निकाला, जिसके जरिए वो अपने नए विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, शादी की उम्र बढ़ाना और तर्क के साथ सोचना, ये सब उनके सुधार के केंद्र में थे। ठीक इसी समय पंजाब में एक और बहुत जरूरी आंदोलन ने जन्म लिया, सिंह सभा आंदोलन। 1873 में इसकी शुरुआत हुई और ये एक तरह से सिख पहचान पर जो खतरा मंडरा रहा था उसका जवाब था। इसका सबसे बड़ा मकसद था सिख परंपराओं को बचाना और उन्हें और मजबूत करना। सिंह सभा का मिशन एकदम क्लियर था, सिख धर्म को उसके मूल स्वरूप में वापस लाना, गुरुमुखी लिपि को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी शिक्षा को फैलाना। उन्होंने पूरे पंजाब में खालसा स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसने सिख समुदाय की पढ़ाई लिखाई और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर एक बहुत गहरा और स्थायी असर डाला। अब बात करते हैं भारतीय मुस्लिम समुदाय की। यहाँ हमें सुधार के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ आधुनिकता थी तो दूसरी तरफ परंपरा। एक था अलीगढ़ आंदोलन और दूसरा देवबंद आंदोलन। दोनों का मकसद तो एक ही था, समुदाय की भलाई, लेकिन उनके तरीके, उनकी सोच, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। आइए आज इन्हीं दो अलग अलग नजरियों को गहराई से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक ही समुदाय, एक जैसे हालात, फिर भी ब्रिटिश राज की चुनौतियों से निपटने के लिए दो इतने अलग रास्ते क्यों चुने गए? एक रास्ता था जो कहता था कि हमें वक्त के साथ बदलना होगा, आधुनिकता को अपनाना होगा, और दूसरा रास्ता था जो मानता था कि हमें अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को और भी मजबूती से थाम लेना चाहिए। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1857, ये वो साल था जब विद्रोह की आग ने सब कुछ बदल दिया।
खास तौर पर इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच, आप कह सकते हैं, एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी। माहौल में हर तरफ अविश्वास था और एक गहरा संकट। और इसी संकट के बीच उस दौर के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा था। अब आगे क्या? भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए? इसी एक सवाल की तलाश में दो बिल्कुल अलग अलग जवाब सामने आए और यहीं से जन्म हुआ दो अलग अलग आंदोलनों का। तो पहला जवाब लेकर आए सर सैयद अहमद खान। उनका मानना था कि लड़ाई या टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर समुदाय को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना होगा, उनकी शिक्षा, उनके विज्ञान को अपनाना होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर खड़ा हुआ अलीगढ़ आंदोलन। देखिए, सर सैयद की सोच पर 1857 के विद्रोह का बहुत गहरा असर पड़ा था। उन्होंने ये महसूस किया कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम और बातचीत से ही निकल सकता है। बस इसी सोच के साथ उन्होंने पहले साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और फिर 1875 में उस ऐतिहासिक संस्थान की नींव रखी जिसे हम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का मकसद एकदम साफ था। पहला, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, समाज में सुधार लाना, जैसे महिला शिक्षा की बात करना। और तीसरा, ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करना ताकि समुदाय तरक्की की इस दौड़ में कहीं पीछे न छूट जाए। और अगर अलीगढ़ आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत की बात करें तो वो था MAO कॉलेज। इस कॉलेज का मकसद ही यही था कि मुस्लिम नौजवानों को इस तरह तैयार किया जाए कि वे ब्रिटिश भारत के सिस्टम में, सरकार में एक एक्टिव रोल निभा सकें। और यही कॉलेज आगे चलकर मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। ये वो जवाब था जो अलीगढ़ के रास्ते से 100% अलग था। ये था देवबंद आंदोलन। इनका मानना था कि असली ताकत आधुनिकता में नहीं बल्कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने और मजबूत करने में है। देवबंद को समझने के लिए ये शब्द पुनरुत्थानवादी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जड़ों की तरफ लौटना, अपनी असली पहचान को बाहरी असर से बचाकर उसे फिर से जिंदा करना। देवबंद आंदोलन की पूरी विचारधारा इसी एक शब्द में छिपी है। इस आंदोलन की नींव 1866 में दो बहुत बड़े इस्लामी विद्वानों ने रखी थी, मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों ही अपने दौर के सबसे सम्मानित आलिमों में से थे, जिन्होंने इस्लामी तालीम की मशाल को जलाए रखने का जिम्मा उठाया। अब इनके मकसद अलीगढ़ से एकदम उलट थे। इनका पूरा जोर पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पर था। ये सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सर सैयद के पश्चिमीकरण वाले विचारों का भी खुलकर विरोध कर रहे थे। तो अब तक हमने दोनों आंदोलनों को अलग अलग समझा। अब जरा एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये देखिए, यहीं पर सारा फर्क साफ नजर आ जाता है। अलीगढ़ का फोकस था मॉडर्न एजुकेशन और सिस्टम के साथ एकीकरण यानी इंटीग्रेशन पर। वहीं देवबंद का पूरा जोर था अपनी पारंपरिक शिक्षा और इस्लामी पहचान को बचाने यानी प्रिजर्वेशन पर। और इस टेबल से तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लक्ष्य क्या था, शिक्षा का मॉडल क्या था, अंग्रेजों को लेकर नजरिया कैसा था और उनके मुख्य संस्थान कौन से थे। हर एक चीज में ये दोनों आंदोलन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक सहयोग की बात कर रहा था तो दूसरा सीधे सीधे विरोध की। अब भले ही इनके रास्ते अलग अलग थे, इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों ही आंदोलनों ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक बहुत गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। तो चलिए इनकी विरासतों पर भी एक नजर डालते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की सबसे बड़ी देन थी एक ऐसी पढ़ी लिखी पीढ़ी तैयार करना जो मॉडर्न सोच से लैस थी। इसने एक ऐसी इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार की जो सरकारी नौकरियों में, राजनीति में और समाज में बड़ी भूमिकाएं निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और वहीं दूसरी तरफ देवबंद आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय की मजहबी पहचान को और भी ज्यादा मजबूत किया और उनका सेंटर दारुल उलूम देवबंद आज भी पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा का एशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली केंद्रों में से एक है। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, परंपरा और आधुनिकता के बीच की ये जो खींचतान है, ये जो टकराव है, क्या ये आज के दौर में भी उतना ही मायने नहीं रखता? इस पर सोचिएगा जरूर। तो हमने हिंदू, पारसी, सिख और मुस्लिम समुदायों में हुए इन अलग अलग सुधार आंदोलनों को देखा। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इन सब की एक मिलीजुली विरासत क्या थी, इन्होंने मिलकर क्या हासिल किया। जब हम इन सभी आंदोलनों को एक साथ रखकर देखते हैं
तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं, जो सब में कॉमन थी। हर किसी ने शिक्षा को तरक्की का सबसे बड़ा जरिया माना। सबने महिलाओं की हालत सुधारने की बात की। उन्होंने समाज में जो कट्टरता थी उसे चुनौती दी और तर्क से सोचने को बढ़ावा दिया। पर शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह थी कि इन सबने मिलकर भारतीयों के अंदर आत्मसम्मान और अपने देश पर गर्व की एक नई भावना जगाई। तो देखिए, यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे आंदोलन, ये सारी मूवमेंट्स, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं थी। भले ही उनके तरीके अलग थे, भले ही उनकी शुरुआत अलग अलग जगहों से हुई, पर इन सब ने मिलकर वो वैचारिक जमीन तैयार की जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी हुई। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन सुधारकों ने हमें सेवा, तर्क, शिक्षा और बराबरी की जो विरासत दी है, आज के भारत में इनमें से कौन सा विचार सबसे ज्यादा असरदार लगता है? किसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है? सोचिएगा जरूर।